और इसके बाद 5 शहरों की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है। वहीं दूसरी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां विधानसभा में बीएसपी और कांग्रेस को कार्यालय की जगह केबिन देने का निर्णय लिया गया है। तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। वहीं चौथी खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की दबंगई सामने आई है। पुलिस ने पंचायत भवन को पुलिस चौकी बना दिया है। बात करें पांचवी खबर की, तो हमीरपुर से खबर है, जहां घरेलू विवाद में युवक ने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी और बचाने आए ससुर की भी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। हजारीबाग में इन दोनों खास महल की जमीन काफी चर्चा में है। इस मामले में पहले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का नाम सामने आया था, साथ ही बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का भी नाम सामने आया। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से इस मामले को लेकर की बातचीत। झारखंड के हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग में इन दिनों खास महल की जमीन काफी चर्चों में है। विगत कुछ दिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब के लिए एक खास महल की जमीन पर नाम आ रहा था, वहीं उनकी बेटी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का भी नाम आ रहा है। आज हमारे साथ है बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जी। मैम, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस की पूरी टीम की तरफ से आपको स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे खास महल की ज़मीन को लेकर, क्योंकि आपका भी नाम आ रहा है? देखिए, मेरा नाम तो कोई दूर के बहुत मेरा ड्राइवर का भी रिश्तेदार अगर की तरफ से कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होता है तो बहुत आसानी से मेरा नाम उस पर भी डाल दिया जाता है कि मेरे समर्थक है। कोई मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार भी अगर उनके आसपास के लोग भी अगर कुछ करते हैं तो मेरा नाम घसीट दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा नाम इस प्रकरण में क्यों लाया गया। और मैं बाहर थी, मैं झारखंड में थी भी नहीं जब मुझे पता चला कि इतना फ्रंट न्यूज़ में, वो भी अब तक सब कुछ आपका है, सरदार भी आपका, अखबार भी आपका, आप जो छापते हो। क्या कहेंगे मैम, इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे तो आप तो ये जानते हैं, इतिहास से हमेशा इतिहास रहा है, जो हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस करते रहे हैं। चुनाव का जो वर्ष होता है उससे पहले हमेशा मेरे परिवार को टारगेट किया जाता है, जो भी जिनको लगता है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। और आप देखिए, मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव, चुनावी समय में ही उनको टारगेट किया गया, उनको किसी भी तरह से कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल भेज दिया गया। उसी तरह से मेरी माता भी चुनाव के पहले उनको चुनाव से दूर रखने के लिए उनको भी टारगेट किया गया। इस बार फिर से दोनों को टारगेट करके चुनाव के पहले जेल भेज दिया गया। मुझे मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन मैं इतना विरोधियों को इत्तला कर देती हूँ कि उनके जितने भी ये नाकाम कोशिश है, ये उनके सारा कोशिश व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि ये इतिहास को मैं ये दोहराने वाला नहीं। आगे क्या कुछ कर रही है मैम? मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये जो मामला है खास महल का। और जब मैंने मामला को पता करने का कोशिश किया तो मुझे पता चला कि देखिए, हमारे घर पे हर तरह के लोग आते हैं, सब आते हैं, अपने अपने फरियाद को लेके आते हैं। तो निश्चित रूप से जो लीज़ होल्डर है उसका रिक्वेस्ट था कि मेरा लीज़ रिन्यू नहीं हो रहा है, कुछ समय से बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, बिना अकारण उनका लीज़ को पेंडिंग रख दिया गया। तो हम लोग तो जेन्युइन काम करने के लिए तो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं। मेरे पिताजी के द्वारा पैरवी की गई थी। अब इस मामले में आगे क्या हुआ, कैसे हम लोगों का नाम डाला गया, एक बहुत बड़ा ये हमारा भी पक्ष नहीं लिया गया। हमसे भी पूछा जाता, लेकिन हम लोगों से नहीं पूछा गया। और ये कोई हजारीबाग के एक अधिकारी जो विपक्ष है उनके साथ मिल के दो तरह का खेल खेले। एक तो पॉलिटिकल, तो हमें बदनाम करने का तो उनका मंशा था ही, और साथ में किसी माननीय को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेला गया है। बिल्कुल राजनीतिक सरियत के तत्वाधान में इनका कहना है ये फंसाया गया। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस, हजारीबाग। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी, सुरंग के ऊपर से हो रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरंग के ऊपर से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। वर्टिकल ड्रिलिंग के काम की हुई है शुरुआत। सुरंग के ऊपर से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग, मजदूरों को
वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश जारी। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 2 दिनों से रेस्क्यू का काम रुका हुआ था। ऑगर मशीन का पार्ट पाइप में फंस जाने की वजह से प्लाज्मा कटर से उसे काट कर बाहर निकाला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को पूरा कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी लक्ष्य काफी दूर है। 85 मीटर से अधिक की ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है, जिसमें 2 से 3 दिन का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के काम की हो गई है शुरुआत। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिश और कवायद लगातार जारी। सुरंग के ऊपर से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी भरकम मशीन और शाफ्ट को पहाड़ के ऊपर पहुंचा दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जानकारी आ रही थी, आप इस पूरे मामले में जानकारी की शुरुआत हो चुकी है, कितने मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान के 15 दिन अब 2 विकल्पों पर इस समय यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी का इस्तेमाल भी हो रहा है। मैनुअली भी इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तकनीक के रूप में आप ये कह सकते हैं कि टनल के ऊपर जो चोटी है, जहाँ से वर्टिकल खुदाई होनी है, वो वर्टिकल खुदाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लगभग 15 मीटर से ज्यादा की वर्टिकल खुदाई यहाँ पर हो चुकी है। लगातार वर्टिकल खुदाई को नहीं किया जा रहा है, बल्कि धीमी रफ्तार से इसे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, ताकि चोटी के ऊपर से भी किसी प्रकार से कोई कंपन या वाइब्रेशन की जो तीव्रता होती है वो टनल के अंदर तक ना पहुंच सके, वाइब्रेशन कम रहे, इसलिए धीमी रफ्तार से इसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा विकल्प है कि टनल के भीतर किस प्रकार से काम कर उसको लेकर यहाँ पर लगातार मेहनत यहाँ पर किया जा रहा है। टनल के जो हैदराबाद जो प्लाज्मा लाया गया, उस प्लाज्मा के माध्यम से जो के क्षति ब्लेड है उसको काटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उस टनल के भीतर ऑगर मशीन के ब्लेड हुए हैं अडर के चलते, उसमें ये कह सकते हैं कि काटने में भी थोड़ा समय अधिक यहाँ पर लग पा रहा है। लेकिन आज देर रात तक उस काम में सफलता मिलने की संभावना है। इसमें कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन जो मैनुअल तरीके से रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने के लिए होंगे, वो बड़े सुखदायी खबर देने वाले कही जाते हैं। जिस प्रकार से आज ये कह सकते हैं कि वर्टिकल खुदाई का यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, 15 मीटर की खुदाई हो चुकी है। उसमें अगर ये इसी प्रकार से रहता है, बिना कोई बाधा के अगर चलती है, तो 100 घंटे के भीतर ये पूरी वर्टिकल खुदाई यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। तो ये कह सकते हैं कि दोनों माध्यमों से काम हो रहा है। इसके अलावा भी जो 3 नए विकल्प टनल के भीतर या रेस्क्यू अभियान के लिए काम करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी अभी काम है। जैसे बरकोट की तरफ से जो खुदाई की शुरुआत थी वो अभी भी जारी है। उसकी रफ्तार धीमी कही जा सकती है, क्योंकि बड़े ब्लास्टिंग के माध्यम से खतरा बढ़ सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में जो दूसरे विकल्प हो सकते हैं, जैसे आप सेना को इस समय मोर्चे पर लगा दिया गया, आर्मी की सेना यहाँ पर जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी विधानसभा में बसपा व कांग्रेस के कार्यालय की जगह केबिन देने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस के 2 व बसपा का 1 सदस्य है। लंबे अरसे से विधानसभा में बसपा और कांग्रेस को बड़ा ऑफिस दिया गया। अब बसपा और कांग्रेस कार्यालय को मिलाकर सपा कार्यालय को बड़ा कर दिया गया है। दोनों दलों को लोक दल सुभाषपा कार्यालय के पास केबिन आवंटित किया गया है। कार्यालय छीनने पर कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने नाराजगी जताई है। वहीं विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने कहा है कि दोनों दलों के लिए नए ऑफिस बनाए जाएंगे। इस पर बसपा विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह ने कहा है कि इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर पार्टी के लिए कार्यालय आवंटित करने की मांग की जाएगी। फिलहाल पार्टी को एक छोटा केबिन दिया गया है। अध्यक्ष के द्वारा कार्यालय देने का आश्वासन पहले दिया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 2 सदस्य हैं, जबकि बसपा का सिर्फ 1 सदस्य है। विधानसभा में छिना बीएसपी और कांग्रेस का बड़ा ऑफिस। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से विधानसभा में बीएसपी और कांग्रेस के कम सदस्य होने के तहत उन्हें कार्यालय की जगह केबिन आवंटित करने की बात आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता स्टेट हेड प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से इस पूरे मामले में बसपा और कांग्रेस को कार्यालय की जगह केबिन देने की बात सामने आ रही है, विरोध भी उसका जताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, यूपी विधानसभा का सत्र शीतकालीन जो है वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है और उससे पहले ही कक्ष परिवर्तन की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। नई नियमावली जो है वो विधानसभा में लागू करी गई है और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से बड़ा कमरा अलॉट है, ठीक उसी तरीके से अभी तक कांग्रेस और बसपा को भी कमरा अलॉट था। लेकिन चूंकि अब विधानसभा के अंदर सदस्यों की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है कांग्रेस और बसपा दोनों की, जहां पर 402 सीटें विधानसभा में है, जिसमें से महज एक सीट केवल बसपा के पास उमाशंकर सिंह जो कि बलिया से विधायक हैं, और इसके अलावा 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में है, एक आराधना मिश्रा मोना और दूसरी वीरेंद्र सिंह की। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए उनके जो कक्ष आवंटित थे कांग्रेस पार्टी को और बसपा को, वो अब छीन लिया गया है और उसकी जगह पर अब उनको केबिन अलॉट किए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में नाराजगी देखने को मिली है। उमाशंकर सिंह का कहना है साफ तौर पर कि इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव से लेकर बात हो चुकी है और इसके अलावा अब इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से फिर से वो बात करेंगे। इससे पहले पूर्व में ही उनको यह आश्वासन दिया गया था कि कक्ष उनको अलॉट रहेगा और कक्ष उनका नहीं छीना जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात से साफ तौर पर नाराजगी जिस तरीके से बसपा खेमे में है और उसी तरीके से कांग्रेस के खेमे में भी देखने को मिल रही है। अब जो केबिन अलॉट किया गया है वो बिल्कुल उस तरीके से है जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बसपा को अलॉट है, जिस तरीके से संजय निषाद की पार्टी को अलॉट है, तो उस तरीके से कक्ष जो है आवंटित हटाकर उसकी जगह पर अब केबिन जो है वो दोनों इस पार्टियों को अब आवंटित किए गए हैं। जी बिल्कुल प्रियम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो विधानसभा में बीएसपी और कांग्रेस को बड़े ऑफिस की जगह केबिन देने के बाद नाराजगी देखने को मिली है। उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ के थाना विभूति खंड क्षेत्र से एक मामला सामने आ रहा है, जहां समिट बिल्डिंग में 2nd फ्लोर से युवक कूद गया है। बता दें कि युवक नशे में धुत था, जिसके बाद दूसरे फ्लोर पर युवक के साथ आए लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद सभी युवक को अकेला छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि युवक एनी टाइम फिटनेस जिम के गेट से घुसकर समिट बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट की छत पर कूदा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे भेज दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड लखनऊ से प्रियम पाठक बने हुए हैं। जी प्रियम, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर युवक ने कूदने की कोशिश की है, क्या थी पूरी जानकारी और क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, ये आपसी विवाद का मामला है और समिट बिल्डिंग के अंदर ये मामला कोई ऐसा पहली बार नहीं जब लड़ाई झगड़े की बातें नशे में देखने को मिली हैं। इससे पहले भी कई तरीके के मामले जो हैं वो वहां पर निकल के आ चुके हैं, क्योंकि समिट बिल्डिंग में जो विभूति खंड में स्थित है उसमें कई सारे बार हैं, इसके अलावा कई सारे और रेस्टोरेंट्स हैं। तो वहां पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं और आज भी एक इसी तरीके का वाकया जो है वो हुआ है। और चूंकि वीकेंड का दिन था इसलिए अक्सर भीड़ भाड़ भी ज्यादा रहती है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालांकि उस युवक को समझाया बुझाया है और पूरी तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश जो है वो करी है। लेकिन इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात जो है वो भी कही जा रही। पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी देखने को मिली है और वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार फिर उसी का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसीलिए आज ये जानकारी के मुताबिक जो ये युवक था वो 2nd फ्लोर से कूदने का प्रयास कर रहा था। उसके साथी जो थे वो मारपीट करने के बाद वहां से फरार हो गए और ये पूरी जो घटना थी वो कहीं ना कहीं उसके बाद हड़कंप सा मचा पूरे उस कह सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने उस युवक को समझाया बुझाया है और अब आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल प्रेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की दबंगई सामने आई है, जहां पुलिस ने पंचायत भवन को पुलिस चौकी बना दिया है। बता दें कि पंचायत भवन के कमरों को बैरक और कार्यालय में बदल दिया गया है। जानकारी है कि ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन खाली करवाने को लेकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि बॉर्डर के पास बने इस चौकी तस्करी को लेकर बड़ी डील होती है। और इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता राकेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, इस पूरे मामले में जिस तरह से मामला सामने आया है, ऐसे में क्या करना है? प्रियंका, आपको बता दूं कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि कोटिया चौकी के नाम से जाना जाता है। पंचायत भवन को ही दबंगई से पुलिस ने इसे अपना चौकी बना लिया, अपना कार्यालय बना लिया है और बैरक रूम भी बना रखा है उसी में। अब जबकि बॉर्डर से महज 50 मीटर की दूरी पे वो चौकी है, जबकि ये भी सूत्रों से पता चला कि वहां तस्करी भी होती है और डीलिंग भी होती है। अब देखने की बात यह कि वहां के ग्राम प्रधान ने
शिकायत भी उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि ये पूरी दबंगई के बल पे पुलिस के लोगों ने उसे अपनी चौकी बना रखी है और कब्जा जमा रखा है। ऐसे में प्रधान ने राकेश, इस पूरे मामले में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी मौजूद है, तो वहां पर जो पुलिस की चौकी है उसको लेकर क्या दिक्कत है? क्यों पंचायत भवन को कब्जा किया गया है? बिल्कुल, वहाँ जो चौकी इनकी है, इनकी चौकी पूरी खंडहर में तब्दील है। अपने चौकी में न रहते हुए ये पंचायत भवन को ही कब्जा कर रखा है और अपनी चौकी बना रखी है वहाँ पे। और लोग ये भी बता रहे हैं कि सूत्रों से पता चला कि वहाँ जो है तस्करी भी होती है और बड़ी डीलिंग भी होती है। लेकिन ये सब मामलों को लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की है ग्राम प्रधान ने, लेकिन अभी तक वो विभाग जो है इसको कब्जा नहीं छोड़ रखा है। देखने की बात यह है कि जी राकेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कानून के रक्षक ही बने हैं भक्षक। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। हमीरपुर के राट कोतवाली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सनकी पति ने अपनी पत्नी और ससुर की हत्या कर दी है। बता दें कि घरेलू विवाद के चलते युवक ने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। बचाने आए ससुर की भी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि मौके पर थाने की पुलिस, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। तो वहीं एसपी ने बताया कि मृतक के पास से तमंचा और उसकी जेब से 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमीरपुर से संवाददाता रुपेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी रुपेश, इस पूरे मामले में घरेलू विवाद बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है जिसकी वजह से ये घटना हुई? जी प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, ये करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना है सुबह की। और ये घरेलू विवाद था पति पत्नी से। इसके बाद जो उसका पति था वो अपने ससुराल गया हुआ था और वहाँ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद अपने पत्नी को चारपाई में बांध देता और उसको जला देता। इसके बाद जैसे ही उसका ससुर आता है बचाने के लिए, तो ससुर को भी ईंट पत्थरों से मार डालता। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद अपने बच्चों को पास जाता। बच्चे अपनी जान बचाकर दोनों बच्चे भागते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो बच्चे थे तो जब बच जाते हैं, इसके बाद वो खुद को हवाई दस्ते से गोली मार लेता है। और वहीं मौके पर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, तो यहाँ से पुलिस अधीक्षक पहुंचती मौके पर और अपर एसपी और यहाँ वहाँ सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचते हैं। और ये पूरी जानकारी पीआरबी द्वारा पहुंची थी, इसका वायरलेस द्वारा पूरी फोर्स पहुंचती है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला रात कोतवाली के पठानपुरा मोहल्ले का है। जी बिल्कुल, जिन परिवार में जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो बच्चे अभी क्या सुरक्षित हैं? क्या पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ली, अपने पास जो रखा है? बच्चे थे उनको हल्के फुल्के चोट से जो आई थी, तो उनको वही राट सीएचसी पे भर्ती कराया गया था। इसके बाद वो बच्चे अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से छानबीन और जांच की बात चल रही है, क्या परिवार में और भी सदस्य थे? नहीं, मैं आपको बता दूं, परिवार से और कोई सदस्य नहीं थे। वही मौके पर 2 बच्चे थे और उसके ससुर थे और वो उसकी पत्नी थी। पत्नी को मारने के बाद वो अपने ससुर को भी मार देता है और बच्चे किसी हाल में बच जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, वहाँ पर मौके पर डॉग स्क्वाड टीम पहुँचती है और वहाँ फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है और जाँच करती है। और जाँच करने के बाद तीनों डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने जानकारी दी कि घरेलू विवाद यहाँ पर मामला है और बच्चों को लेकर आगे क्या कुछ जानकारी मिल रही है बच्चों की देखरेख के लिए, और साथ ही साथ क्या कुछ मदद स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने की? जी वहाँ जो उनके जो दोनों बच्चे बच गए हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, तो अभी रिश्तेदारों के पास है फिलहाल। जी बिल्कुल रुपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता रुपेश बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।